So okay everyone, welcome back to our YouTube channel Father and Son and very good morning आप सबको मेरे और मेरे पापा की तरफ से। एंड आज हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ में एंड आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा चित्तौड़गढ़ में हमने कहाँ पे स्टे किया था, वहाँ के चार्जेस क्या रहेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने। साथ ही साथ में इस वीडियो में आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ विद अ गाइड। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको चित्तौड़गढ़ घूमने में कितना तेल लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत अपने होटल रूम से करते हैं। तो हमने स्टे किया था होटल हरे कृष्ण में एंड आप इन लोग के रूम चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रूम्स है। एंड साथ में आपको यहाँ पे गर्म पानी की भी सुविधा मिल जाती है मॉर्निंग में। और ये रूम हमें मिले थे इन जस्ट 800 रुपीज़। 800 से लेकर 1000 के बीच में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। स्क्रीन पे आपको इन लोग का नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको ये रूम्स अच्छे लगे हैं तो आप इन लोग के कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप चित्तौड़गढ़ जा रहे हो तो चित्तौड़गढ़ वैसे तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है, बट अभी हम सबसे पहले करेंगे ये 7 पोल्स एंटर एंड उसके बाद अपने को मिलती है चित्तौड़गढ़ फोर्ट की टिकट एंड वहाँ से ही हमें मिलेंगे गाइड। ओके एवरीवन, वैसे तो हम जो चित्तौड़गढ़ सिटी है वहाँ से ऊपर आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ पे और 7 पोल्स कंप्लीट करके हम ऊपर आ चुके हैं। जो है यहाँ का व्यू पॉइंट, वहाँ पे आ चुके हैं। व्यू पॉइंट के सामने ही आपको टिकट्स मिल जाती है। पर पर्सन कुछ 40 रुपीज़ रहती है। और अगर आप अपनी प्राइवेट बाइक लेके या कुछ कार्स लेके कुछ भी अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हो तो उसका अलग अलग व्हीकल चार्जेस पार्किंग का रहता है। वैसे बाइक का 20 रुपीज़ है। तो आइए मैं मिलवाता हूँ अपने गाइड से। तो यहाँ हमने गाइड लिया है। भैया आपका नाम बता दीजिए। संजय राजौरा नाम है। नमस्ते, सबसे पहले आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे वेलकम है। आज हम विजिट करने वाले चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। आपको ये मैप देखने को मिलता है, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का मैप है जो पूरा रिंग रोड बना हुआ है और 13 किलोमीटर के राउंड एरिया में फैला हुआ है। अभी हम यहाँ पर व्यू पॉइंट के यहाँ खड़े हुए हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, फिर हम पूरा राउंड होते हुए ये पूरा सर्कल घूमते हुए फिर एग्जिट करेंगे। एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। 2013 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और 2016 में इसको लिविंग फोर्ट का अवार्ड मिला हुआ है, क्योंकि अभी भी प्रेजेंट टाइम में 5000 लोग इस फोर्ट के अंदर रहते हैं। इस वजह से ये लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। 3 पार्टीशन में डिवाइड है। फर्स्ट आता है विलेज एरिया, सेकंड आता है मोन्यूमेंट एरिया और थर्ड आता है फॉरेस्ट एरिया। तीनों पार्टीशन को इंक्लूड करके 13 किलोमीटर का रिंग रोड हमें देखने को मिलता है। तो आगे हम विजिट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपने टिकट काउंटर के सामने ही व्यू पॉइंट है और वहाँ से ही अपनी जर्नी शुरू होती है चित्तौड़गढ़ की। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा व्यू दिखता है चित्तौड़गढ़ सिटी का। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हम देखेंगे मीराबाई मंदिर और कुंभ श्याम मंदिर। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा राउंड होते हुए 1 बाय 1 करके मोन्यूमेंट विजिट करेंगे। ओके, लेट्स गो। अभी हम आ चुके हैं कुंभ श्याम मंदिर और अंदर विराजमान है राधा कृष्ण और बलराम जी का। तो चलिए कर लेते हैं उनके दर्शन। सामने जो आपको टेम्पल देखने को मिलता है, इस मंदिर का नाम रखा गया है कुंभ श्याम मंदिर। इस मंदिर की स्थापना हुई थी 8th सेंचुरी में। गुजरात के ईडर गांव से बप्पा रावल आए थे और उन्होंने यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी के आखिरी वंशज मोहन मौर्य को हरा के 8th सेंचुरी में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। उस जमाने में ये भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था, लेकिन 13th सेंचुरी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस फोर्ट पे अटैक किया तो उसने काफ़ी सारे मंदिरों को डैमेज कर दिया।
तो उसमें से एक मंदिर ये भी था जो डैमेज हो गया था। उसके बाद 14th सेंचुरी में यहाँ के राजा राणा कुंभा बने और उन्होंने इस फोर्ट के ऊपर लगभग जितने भी मोन्यूमेंट है उनकी रिपेयरिंग कराई थी। तो उन्होंने इस मंदिर की भी रिपेयरिंग कराई थी और इस मंदिर के अंदर उन्होंने 14th सेंचुरी के अंदर राधा कृष्ण बलराम जी की मूर्ति स्थापित कराई थी। तो 14th सेंचुरी बाद से इस मंदिर का नाम रखा गया है कुंभश्याम मंदिर। इसको दो तरह से डिजाइन करके बनाया गया है। फ्रंट से आप देखेंगे तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जैसा इसका आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और यदि आप इसको बैक साइड से देखेंगे तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के जैसा इसका आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे प्राचीन मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर आपको यहाँ पर विजिट करने को मिलता है। शाम के अभी हमारे कुंभश्याम मंदिर में हमारे दर्शन हो चुके हैं और उसके जस्ट बगल में ही मीराबाई का मंदिर है, और इसकी जानकारी आपको हमारे जो गाइड है सर वो देंगे। तो सामने जो आपको मंदिर देखने को मिलता है, इस मंदिर का नाम रखा गया है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का जन्म हुआ था 14th सेंचुरी में पाली डिस्ट्रिक्ट के कुड़की गांव में, और उनका विवाह यहाँ के राजा राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे राजा भोजराज, उनके साथ उनका विवाह बाल्यावस्था में हो जाता है। लेकिन कुछ समय बीतने बाद राजा भोजराज की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने लगती है। तो ये बात उनके सबसे बड़े देवर विक्रमादित्य जी को पसंद नहीं आती है। उनका कहना था कि जो रॉयल फैमिली की बहु बेटियां हैं वो रॉयल फैमिली के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करें। उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो सन्यासियों के साथ उठे बैठे भजन कीर्तन करें। तो ये बात उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने मीराबाई को कई बार मना किया। उस जमाने में प्रथा होती थी जौहर प्रथा, सती प्रथा, लेकिन मीराबाई ने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया और कृष्ण भक्ति कंटिन्यू रखी। तो एक बार मीराबाई इस मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी, तो उनके देवर विक्रमादित्य जी कटोरे के अंदर जहर लेके आते हैं और मीराबाई को पीने के लिए फोर्स करते हैं। तो मीराबाई ने उस जहर के कटोरे को लेकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित किया, ऐसे प्रसाद के रूप में। और फिर जब उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो वो जो जहर था वो अमृत में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उस जमाने में मीराबाई की कृष्ण भक्ति इतनी पावरफुल हुआ करती थी इस वजह से। फिर सेकंड टाइम मीराबाई इसी मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी, तो उनके देवर विक्रमादित्य जी टोकरी के अंदर सांप को रख के लाते हैं और उनके ऊपर फेंकते हैं। तो जैसे ही सांप उनके गले में पड़ता है वो फूलों की माला में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कृष्ण भक्ति के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। फिर मीराबाई इन सब चीज़ों से परेशान हो जाती है और वह ना चाहते हुए भी दुखी मन से इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को छोड़ के चली जाती है। वो यहाँ से गोकुल मथुरा होते हुए एंड में गुजरात पहुँचती है और गुजरात में द्वारिका के अंदर वह मूर्ति के अंदर समाहित हो जाती है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, तो ऐसी दो हिंदू लेडीज है जिनकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली। एक सीता माता की जो धरती के अंदर समाहित हो गई थी, सेकंड मीराबाई की जो गुजरात में द्वारिका के अंदर मूर्ति के अंदर समाहित हो गई थी। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हमारे यहाँ पे। एंड इसके बाद हम जाएंगे दूसरे पॉइंट पे, वो बताएंगे आपको। भैया भैया कहाँ जा रहे हैं हम अभी? तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स विजिट करने मिलेंगे। फर्स्ट देखने को मिलेगा विजय स्तंभ टावर, जिसको विक्ट्री टावर कहते हैं। सेकंड देखने को मिलेगा जौहर स्थल। थर्ड देखने को मिलेगा समादेश्वर मंदिर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मंदिर है। और फोर्थ आएगा गौमुख कुंड, जो रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल हुआ करता था उस जमाने के अंदर। तो ये चारों पॉइंट्स हमें नेक्स्ट पॉइंट पे देखने को मिलेंगे। और वो पॉइंट्स यहाँ से कुछ 200 मीटर की दूरी पे है। तो लेट्स गो। तो अभी हम आ चुके हैं मेन पॉइंट पे, जहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। वो कौन से भैया बताएंगे? फर्स्ट में आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, इस टावर का नाम रखा गया है विजय स्तंभ टावर। सेकंड देखने को मिलेगा जौहर स्थल, जहां रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। थर्ड देखने को मिलेगा समादेश्वर मंदिर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मंदिर है। और फोर्थ देखने को मिलता है गौमुख कुंड, जो उस जमाने में रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल हुआ करता था। तो ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पर विजिट करने को मिलते हैं, और यही इस किले का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस हमें देखने को मिलता है। अभी हम आ चुके हैं जौहर स्थल पे, जहाँ पे पद्मावती जी ने यहाँ पे जौहर किया था 16,000 महिलाओं के साथ, और ये यही स्थल है। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो गाइड सर आपको बताएंगे। तो सामने जो पूरा आपको गार्डन एरिया देखने को मिलता है, जहाँ तक नज़र जाती है, ये पूरा जौहर स्थल कहलाता है। सन 13th सेंचुरी में यहाँ पर अग्निकुंड हुआ करता था। तो इसी स्थान पर रानी पद्मिनी उनके साथ 16,000 लेडीज़ ने अपने आप को अग्नि के अंदर जिंदा सेक्रीफाइस किया, जो जौहर कहलाता है। तो इसी स्थान पर किया गया था। जब 90s में गवर्नमेंट ने यहाँ पर खुदाई करी, तो उनको कुछ अवशेष मिले, जैसे डेड बॉडीज़ वगैरह, जली हुई ज्वेलरीज वगैरह, जिससे यही प्रमाणित हुआ है कि इसी स्थान पर उन्होंने जौहर किया था। उसके बाद 90s के आसपास में गवर्नमेंट ने इसको गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और प्रेजेंट टाइम में आपको ओनली फॉर गार्डन
गार्डन विजिट करने में मिलता है। गार्डन के अंदर देखेंगे एक छोटा सा हवन कुंड बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि होली के बाद आने वाली एकादशी को यहाँ पर 3 दिन का जौहर मेला लगता है। तो यहाँ के आसपास की जितने भी लोकल पब्लिक होती है वो यहाँ पे आती है। उदयपुर से भी जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लक्षराज सिंह जी मेवाड़ा, अरविंद सिंह जी मेवाड़ा, वो सब यहीं पर पधारते हैं। और जो योद्धा वगैरह शहीद हुए हैं, जो रानियाँ वगैरह शहीद हुए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए हर साल हवन वगैरह किया जाता है। रानी पद्मिनी जी का जौहर ज़्यादा फेमस उसके वजह से कि वो पद्मावती मूवी आई थी और उसके वजह से लोगों को पता चलने लगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ जौहर हुआ था। जी बिल्कुल, लेकिन मूवी के अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ हिस्ट्री को चेंजेस किया गया था। इस वजह से वो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी में रही थी और उसके लिए मूवी की यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं की गई। तो ये जौहर है जी, वो होता क्यों है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भैया? जौहर के रीज़न ये रहते हैं क्योंकि पहले के ज़माने में मुगल से उनके साथ बैड बिहेव नहीं करे। पहले रानियाँ वगैरह तैयारी करके रखती थी, जब फाइट वगैरह लड़ने जाते थे राजा वगैरह, तो पहले सब अग्नि वगैरह जला के तैयारी रखते थे। क्योंकि जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि राजा शहीद हो गए हैं या हम युद्ध हार गए हैं, तो फिर जौहर अपनाते थे। क्योंकि बाद में मुगल उनके साथ बैड बिहेव नहीं करे, इस वजह से। अभी हम समाधेश्वर मंदिर से बाहर आ चुके हैं। महादेव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के दर्शन करके एक ही पत्थर के ऊपर इन तीनों भगवान की मूर्ति लगाई गई है, बनाई गई है, जो काफ़ी खूबसूरत है एंड काफ़ी ही प्राचीन मंदिर है ये भी। तो वैसे तो मुझे ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच बताऊं तो, और मेरे को हिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आते हैं स्कूल्स में भी। जब स्कूल में था तब मेरे को बहुत कम मार्क्स आया है और अभी भी इतना हिस्ट्री पसंद नहीं है। बट यहाँ आने के बाद मुझे ना थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्कल्पचर्स बना रखे हैं उसमें भी बहुत सारी डिटेलिंग्स की गई है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि ये कमल का फूल है, आप देख सकते हो, ये कमल का फूल है। ये ऐसे बनाया गया है कि ये मंदिर ऐसा लगे कि ये कमल के फूल पे विराजमान है। और वैसे तो काफ़ी कुछ है, वो भैया आपको बताते। तो इस मंदिर पे काफ़ी सारी डिज़ाइंस आपको देखने मिलती हैं। फर्स्ट में देखने मिलते हैं किस प्रकार इसको कमल के फूल के ऊपर लोटस पे डिज़ाइन दी गया है, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि मंदिर कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। उसी के साथ ये देखने मिलता है नज़र बट्टू, जिससे नज़र नहीं लगे, ये नज़र बट्टू कहे जाते हैं। उसी के साथ उस ज़माने में किस प्रकार हाथी को डेकोरेट किया जाता था, ये भी हमें इन पत्थरों पर देखने मिलता है। और जो सैनिक युद्ध लड़ने जाते थे तो उनके काफ़ी सारे चलचित्र इस मंदिर परिसर पर देखने मिलते हैं, जैसे किस प्रकार घोड़े हाथी बैठ के हथियारों के साथ वो युद्ध लड़ने जाते थे। उसी के साथ उस ज़माने में किस प्रकार अप्सराएं वगैरह तैयार होती थी, उनके भी चलचित्र देखने को मिलते हैं। और उस ज़माने में जो रानियाँ वगैरह ज्वेलरी पहनती थी, तो ये ज्वेलरी का डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस तरह की रानियाँ वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहना करती थी। तो इससे काफ़ी सारे चलचित्र हैं जो इस मंदिर परिसर के चारों ओर देखने को मिलते हैं। सामने जो आपको देखने मिलता है, इस वाटर टैंक का नाम रखा गया है गौमुख कुंड। गौमुख कुंड इसलिए क्योंकि वहाँ पर सामने एक छोटा सा शिवजी भगवान का मंदिर है और वहीं पर नंदी जी विराजमान है। तो उनके मुख से 12 महीने 24 घंटे नेचुरली पानी आता है, जिससे शिवजी भगवान का कंटिन्यू अभिषेक होता है। इस वजह से इस कुंड का नाम गौमुख कुंड रखा गया है। ये इस किले की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है और इस कुंड को सांस बहू के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी, उनकी जो सांस थी, वो अपने पैलेस से टनल के जरिए यहाँ पर आती थी, यहीं पर नहाया करती थी और शिवजी भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद वापस टनल के जरिए अपने पैलेस के अंदर चली जाया करती थी। क्योंकि पहले पर्दा पड़ता होती थी तो रानियों सिक्योरिटी साथ लाया ले जाया जाता था, तो टनल वगैरह का उपयोग किया जाता था। लेकिन 90s के बाद में गवर्नमेंट ने इस फोर्ट के ऊपर सारी टनल्स वगैरह बंद कर दी और ओनली फॉर ये वाटर टैंक ही आपको देखने को मिलता है। जैसे भैया ने बोला कि यहाँ पे गौमुख है और यहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी है, तो अभी हम महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं एंड साथ में यहाँ पे मैं आपको गौमुख भी दिखाता हूँ। तो अब हम कहाँ पे आए हैं, आप बताइए इसके बारे में। अब हम देखने आए हैं विजय स्तंभ टावर, जिसको विक्ट्री टावर भी कहते हैं। तो विजय स्तंभ टावर की स्थापना हुई थी 14th सेंचुरी में। यहाँ के राजा थे राणा कुंभा। उन्होंने गुजरात के शासक महमूद खिलजी और मध्य प्रदेश के शासक अहमद खां दोनों को एक ही साथ एक ही युद्ध में हराया था। तो उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने इस विजय स्तंभ टावर का निर्माण कराया 14th सेंचुरी में।
उस समय इसको बनने में करीबन 8 वर्ष लगे। लगभग 1440 से लेकर 1448 तक ये विजय स्तंभ टावर बन के तैयार हुआ। उस समय इसको बनाने में करीबन 90 लाख रुपए सोने और चांदी की मुद्रा इन्वेस्ट की गई थी, तब जाके ये विजय स्तंभ टावर बन के तैयार हुआ। जैसे हिंदू देवी देवताओं में 9 ग्रह होते हैं, वैसे 9th फ्लोर के अंदर बनाया गया है। 122 फीट इसकी हाइट है और 157 स्टेप्स बने हुए हैं जो राउंडदार होते हैं, ऊपर तक जाते हैं। पहले टूरिस्ट के लिए ओपन कर रखा था गवर्नमेंट ने, लेकिन कोविड के बाद से बंद कर दिया गया है क्योंकि अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है, इस वजह से। इसी के साथ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो होता है वो आपको यही विजय स्तंभ टावर देखने में मिलता है। तो भैया ये अभी हम कहाँ पे आ चुके हैं? अब हम देखेंगे रानी पद्मिनी का पैलेस, जो वैसे तो पानी के अंदर बना हुआ है। और ये देखने को मिलता है रानी पद्मिनी के दासियों का महल। तो ये पूरा रानी पद्मिनी के दासियों का महल बना हुआ है, जो अभी हम विजिट कर रहे हैं। और रानी पद्मिनी का पैलेस हमें आगे चल के पानी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये वो रास्ता देखने को मिलता है जहाँ से रानी पद्मिनी सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाती थी, फिर बोट के जरिए अपने पैलेस के अंदर आया जाया करती थी। सामने जो देखने को मिलता है, जो पानी के अंदर बना हुआ है, ये रानी पद्मिनी का पैलेस देखने को मिलता है। ओनली फॉर गर्मी के 4 मंथ रानी पद्मिनी यहाँ पर रहा करती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में कूलर, पंखे, एसी नहीं हुआ करते थे, तो रूम को ठंडक रखने के लिए इसे जल महल बनाए जाते थे। तो आप ऑल ओवर राजस्थान में विजिट करें, जयपुर, जोधपुर, कहीं पे भी, तो आपको सारी जगह जल महल देखने को मिलते हैं। ओनली फॉर समर टाइम में यूज़ में लेने के लिए ऐसे जल महल बनाए जाते थे। तो ओनली फॉर 4 मंथ यहाँ पर रहा करती थी रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह जी, और बाकी के 8 मंथ कुंभा पैलेस के अंदर रहा करते थे। अब हम चलेंगे बैटल ग्राउंड देखने, जहाँ रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में फाइट लड़ा गया था, वो रणभूमि देखने चलेंगे। तो लेट्स गो। हम कहाँ आ चुके हैं भैया? सूरज पोल के। सूरज पोल। और ये पोल की खासियत क्या है? ये बैटल ग्राउंड है। ये बैटल ग्राउंड है? हाँ, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह जी के बीच में फाइट लड़ा गया था। तो सामने पूरा आपको देखने को मिलता है, ये कहलाता है बैटल ग्राउंड, जहाँ 1303 के अंदर रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में फाइट लड़ा गया था। और उसके अंदर भी जितने भी फाइट हुए हैं वो इसी बैटल ग्राउंड के ऊपर लड़ा गए थे, 13th सेंचुरी के आसपास भी। तो पूरा गार्डन है, अब तो देखने को मिलता है पूरे खेत वगैरह हो गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा डेवलपमेंट कर दिया है, इस वजह से आपको काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आप जो सिटी एरिया क्रॉस करके आए हैं, जो 7 गेट क्रॉस करके आए हैं, वो उस ज़माने में चित्तौड़गढ़ फोर्ट का बैक साइड हुआ करता था। इस किले का खुफिया एंट्रेंस हुआ करता था वो साइड, और ये पूरा फ्रंट साइड हुआ करता था उस जमाने के अंदर चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। अंदर आने के लिए मेन एंट्रेंस ये है? ये फ्रंट साइड होता था, यही मेन एंट्रेंस गेट होता था इस फोर्ट के अंदर आने जाने के लिए, और यही कॉमन रास्ता होता था इस किले के अंदर आने जाने के लिए। पहले कच्चा रास्ता होता था, तो राजा महाराजा लोग घोड़े हाथी पे बैठ के फिर कच्चे रास्ते से होते जाया करते थे। ये भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है टूरिस्ट के लिए, इस वजह से आपको देखने को मिलता है। तो आपने जैसे 7 गेट क्रॉस किया ना, वैसे 7 गेट इस साइड भी हुआ करते थे, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसी साइड से अटैक किया तो उसने 6 गेट तोड़ के डैमेज कर दिए। अब आपको ओनली फॉर एक ही गेट देखने को मिलता है। इस गेट का नाम रखा गया है सूरजपोल गेट। सूरजपोल गेट इसलिए क्योंकि पहले के ज़माने के राजा महाराजा लोग सूर्यवंशी राजा हुए हैं, ईस्ट साइड से सनराइज होता है, तो इस वजह से इस गेट का नाम सूरजपोल गेट रखा गया है। गेट की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि उस जमाने से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक सूरज की पहली किरण के साथ एक गेट खुलता है, और आज भी सूर्यास्त के बाद इस गेट को बंद कर दिया जाता है एएसआई डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके बाद ये फोर्ट की बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है, जो 13 किलोमीटर की चारों ओर फैली हुई है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल के ऊपर होल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जो ऊपर के होल्स वगैरह हैं वो तीर कमान के लिए यूज़ में लेते थे, लेकिन जो नीचे के होल्स हैं, वी शेप वाले होल्स, यदि कोई सैनिक कहीं से भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो ऊपर से गर्म तेल और गर्म पानी डालते थे। वी शेप यानी ये दोनों के? हाँ, ये नीचे ये भी नीचे वाले हैं, वो आई शेप हो गए ऊपर वाले। तो हाँ, ऊपर वाले हाँ, जो सेंटर में है वो तीर कमान वाले, और नीचे वाले जो है गर्म तेल और गर्म पानी डालने के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे सूरज पोल देख लिया, एंड यहाँ पे हमने आपको बता भी दिया कि कहाँ पे बैटल ग्राउंड था। बट इसके बाद अब हम जा रहे हैं हमारे लास्ट लोकेशन पे, वो कौन सी है? अब हम चलेंगे जैन कीर्ति स्तंभ टावर देखने, जो जैन धर्म के एडवर्टाइजमेंट के रूप में बनाया गया था, तो वो जैन कीर्ति स्तंभ टावर में देखने को मिलेगा। चलिए। अब हम आ चुके हैं कीर्ति स्तंभ देखने के लिए, और
इसका इतिहास जो बताएंगे वो हमारे गाइड साहब बताएंगे। तो सामने जो आपको देखने को मिलता है, इस टावर का नाम रखा गया है जैन कीर्ति स्तंभ टावर। इस स्तंभ की स्थापना हुई थी 11वीं सेंचुरी में। यहाँ के राजा थे रावल सिंह जी। तो उनके जो फाइनेंशियल लोग हुआ करते थे, जो सीए हुआ करते थे, वो जैन लोग हुआ करते थे। तो इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर जैन धर्म की स्थापना करने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम था जीजाशाह कथोड़। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना इस फोर्ट के ऊपर करी और उन्होंने जैन धर्म के एडवर्टाइजमेंट के रूप में उन्होंने इस मोन्यूमेंट का निर्माण कराया। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाते हैं, आपको जैन प्रतिमाएं देखने मिलती है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर ये जैन कीर्ति स्तंभ टावर देखने मिलता है, जो यह प्रूव करता है कि 12वीं सेंचुरी में यहाँ पर जैन लोग रहा करते थे। तो ये जो सामने आपको टेम्पल देखने मिलता है, ये है जैन आदिनाथ जी का मंदिर। वैसे तो जैन दो प्रकार के होते हैं, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन। तो ये दिगंबर जैन आदिनाथ जी का मंदिर है, जो आपको देखने मिलता है, जो 12वीं सेंचुरी का ही बना हुआ है। ओके फ्रेंड, अभी अपने चित्तौड़गढ़ के जितने भी पॉइंट है कंप्लीट होते हैं एंड आई होप आपको चित्तौड़गढ़ के पॉइंट अच्छे लगे होंगे। बट हमारी हेल्प की है हमारे गाइड साहब ने, जिसका नाम है संजय, और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। भैया अपना कांटेक्ट डिटेल्स दे दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8955155290। मेरा नाम है संजय राजोरा। वेलकम है आपका फोर्ट पे, और आप सब भी आइए घूमने, और हम सब घूम के आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ, तो प्लीज़ ज्वाइन अस। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो गाइड ज़रूर लीजिएगा। विदाउट गाइड आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से चित्तौड़गढ़ की, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो आपको पता नहीं चलने वाली है। तो अगर आप चित्तौड़गढ़ आ रहे हो तो गाइड को ज़रूर लीजिए। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए। और अपना ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। बट गाइस, राजस्थान की ट्रिप अपनी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं हमारी अगली डेस्टिनी की तरफ, जो होने वाली है कुंभलगढ़ के लिए। तो वो वीडियो आएगा अगले संडे को, और हमारे साथ इस ट्रिप पे बने रहना। ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।